नमस्कार। तो कभी सोचा है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में अचानक इतनी उथल-पुथल क्यों मच जाती है? आज हम एक ऐसे जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं जो इन उतार-चढ़ावों को समझने में हमारी मदद करता है। एडीएएस मॉडल। सच कहूं तो अपनी इकोनॉमी एक रोलर कोस्टर जैसी ही लगती है ना? कभी एकदम ऊपर तो कभी अचानक से नीचे। तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी आर्थिक किस्मत में ये उतार चढ़ाव आते ही क्यों हैं। अब जरा इस डेटा को देखिए। अगर हम लंबे समय की बात करें तो इकोनॉमी औसतन 3% की दर से बढ़ती ही है, लेकिन शॉर्ट रन में मतलब कम समय में ये अपनी राह से भटक जाती है। यही वो उतार चढ़ाव हैं जिन्हें हम तेजी और मंदी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कब आएंगे कोई नहीं जानता। तो ये जो शब्द है मंदी या रिसेशन, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो मुश्किल दौर है जब लोगों की असल आमदनी कम होने लगती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। ये एक बहुत जरूरी शब्द है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 4 हिस्सों में समझेंगे कि इकोनॉमी को चलाने वाली ताकतें आखिर हैं कौन सी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था के इंजन की, मतलब एग्रीगेट डिमांड। यही वो ताकत है जो तय करती है कि देश में कुल कितना खर्च हो रहा है। अब ये एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये देश में होने वाले सारे के सारे खर्चों का टोटल है। इसमें हमारा और आपका खर्च, कंपनियों का निवेश, सरकार के खर्चे और जो सामान हम विदेशों को बेचते हैं, सब कुछ शामिल है। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल उठता है। जब चीजें सस्ती होती हैं तो कुल खरीदारी बढ़ क्यों जाती है? सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे की आर्थिक वजह जानना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली, जब चीजें सस्ती होती हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हैं, तो हम ज्यादा खरीदते हैं। दूसरी, कम कीमतों से ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं, जिससे कंपनियां निवेश करने के लिए उत्साहित होती हैं। और तीसरी वजह यह है कि इससे हमारे देश का सामान विदेशों के लिए सस्ता हो जाता है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ जाता है। पर रुकिए, बात सिर्फ कीमतों की नहीं है। अगर किसी भी वजह से लोग ज्यादा खर्च करने लगें या कंपनियां ज्यादा निवेश करें या फिर सरकार ही अपने खर्चे बढ़ा दें, तो पूरी की पूरी डिमांड ही बढ़ जाती है और ऐसे में ये डिमांड कर्व दाई और खिसक जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्टॉक मार्केट एकदम से बूम कर जाता है। लोग खुद को अमीर महसूस करने लगते हैं और शॉपिंग पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। इससे क्या होगा? कुल मांग बढ़ जाएगी और हमारा डिमांड कर्व दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। देखा कैसे एक घटना पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है? अच्छा, डिमांड की कहानी तो समझ ली। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। इसे आप अर्थव्यवस्था की प्रोडक्शन कैपेसिटी या कह लीजिए इसकी स्पीड लिमिट भी मान सकते हैं। और ये बहुत मजेदार है। सप्लाई के ना 2 अलग-अलग चेहरे होते हैं, एक लॉन्ग रन का और एक शॉर्ट रन का। लंबे समय में देश कितना बना सकता है ये फिक्स रहता है, कीमतों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कम समय के लिए ज्यादा कीमतें कंपनियों को ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उकसा सकती हैं। इकोनॉमी की जो लॉन्ग रन कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं आउटपुट की नेचुरल रेट। ये वो लेवल है जिस पर इकोनॉमी बिना ज्यादा गर्म या ठंडी पड़े अपनी पूरी क्षमता पर आराम से चल सकती है। तो सवाल ये है कि शॉर्ट रन में ऐसा क्यों होता है? क्यों ज्यादा कीमतें ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं? इसकी 3 थियरीज हैं। हो सकता है कि मजदूरी उतनी तेजी से न बढ़े, या चीजों की कीमतें बदलना ही मुश्किल और महंगा हो, या फिर कंपनियां कीमतों में आए बदलाव को गलत समझ लें। तो इन सभी थियरीज का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि जब असल कीमतें उम्मीद से अलग होती हैं, चाहे कम हो या ज्यादा, तो शॉर्ट रन में इकोनॉमी का आउटपुट अपनी नेचुरल रेट से भटक जाता है और यहीं से उतार चढ़ाव की कहानी शुरू होती है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब जब हमने डिमांड और सप्लाई दोनों को समझ लिया है, तो चलिए इस मॉडल का इस्तेमाल करके एक असली आर्थिक घटना, मतलब एक मंदी का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, किसी भी आर्थिक झटके को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट्स एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं।
पहले ये पता लगाते हैं कि झटका डिमांड को लगा है या सप्लाई को, फिर देखते हैं कि कर्व किधर खिसका, फिर उसके फौरी असर को समझते हैं और आखिर में देखते हैं कि इकोनॉमी वापस अपनी पटरी पर कैसे लौटती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 2008 का हाउसिंग मार्केट क्रैश। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो हमारे 4 स्टेप विश्लेषण के हिसाब से पहला कदम क्या है? ये पहचानना कि क्या बदला। इस मामले में ये थी एग्रीगेट डिमांड, जो बहुत तेजी से गिरी, मतलब डिमांड कर्व बाईं ओर खिसक गया। और इस झटके का असर वो बहुत ही बुरा था। प्रोडक्शन एकदम से गिरा, जिससे मंदी आ गई, कीमतें गिरने लगी और सबसे दुख की बात, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी और लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। हमारी इकोनॉमी में ना खुद को ठीक करने की एक कमाल की ताकत होती है। समय के साथ जब लोगों की उम्मीदें बदलती हैं, तो सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती है और इकोनॉमी वापस अपने नेचुरल रेट पर लौट आती है। लेकिन हाँ, इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग सकता है और ये बहुत दर्दनाक हो सकती है। और ये देखिए, -4.2%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2007 के आखिर से 2009 के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट आई थी। ये दिखाता है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका असर असल दुनिया पर पड़ता है। तो आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये ADAS मॉडल सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है दोस्तों। ये एक चश्मे की तरह है जो हमें खबरों को बेहतर ढंग से समझने, सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने और उन ताकतों को देखने में मदद करता है जो हमारी आर्थिक जिंदगी को बनाती और बिगाड़ती हैं। महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, लंबी अवधि आज के मामलों के लिए एक भ्रामक गाइड है। लंबी अवधि में तो हम सब मर चुके होते हैं। उनका मतलब था कि हमें सिर्फ लॉन्ग रन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। शॉर्ट रन में लोगों को जो मुश्किलें होती हैं, उन्हें समझना और उनका समाधान करना भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर अर्थव्यवस्था देर सवेर खुद को ठीक कर ही सकती है, तो क्या सरकार और पॉलिसी मेकर्स को इस रिकवरी में तेजी लाने के लिए दखल देना चाहिए? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।